So, what is classification? Classification is the art of identifying distinction in organism and placing them into a particular group. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देख करके, डिस्टिंक्शंस देख करके उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मेनली हमारे पास 4 तरह के होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ होता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी इसको कहते हैं। सो इनके ज़रा नाम पे फोकस करिएगा, ये नाम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बायोलॉजी में जब भी आप कुछ पढ़े तो उसके नेम पर हमेशा फोकस रखिएगा, उसके नेम को ब्रेक करने की कोशिश करिएगा। जैसे बायोलॉजी, अगर हम इसको ओवरऑल ब्रेक करने की कोशिश करें तो बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, जीवन, एंड लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। सो बायोलॉजी खुद ही हमें ये बता रहा है कि भाई मुझे ब्रेक करके पढ़ो, क्योंकि मैंने अभी आपको बायोलॉजी का मीनिंग बताया ब्रेक करके। सो उसके अंदर की बातें जितनी आप ब्रेक करके जानेंगे, जितने वर्डों को आप तोड़ेंगे, उतना समझने में आसानी होगी और उतने अच्छे से आप समझ पाएंगे। वन बाय वन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या होता है कि ह्यूमन यूज़ में जो भी आने वाले प्लांट है, जो भी ह्यूमन यूज़ में आने वाले प्लांट है, मतलब कि जिससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, कुछ मिलने वाला है, कुछ प्राप्त होने वाला है, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। उसको हम प्लांट को किस में प्लेस करेंगे, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ह्यूमन यूज़ में आने वाले प्लांट जिससे हमें कुछ फ़ायदा होने वाला है, जिसका कुछ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आप जानते हैं, ज्यूट हो गया, कॉटन हो गया, है ना, इस तरीके के प्लांट। ठीक है, तो उनकी हम एक कैटेगरी बना देते हैं जिनसे हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। दूसरा होता है हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें हम एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते हैं। ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड, उससे ज़्यादा हम नहीं देखते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल में ओनली 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं, सिर्फ 1 या 2 ही देखते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन में ये किया जाता है, यानी कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखा जाता है, यानी कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करके प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है या ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशंस में हमारे पास, इसमें हम नंबर ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखते हैं। नंबर ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी नहीं, नंबर, उनकी संख्या कितनी है। जैसे किसी प्लांट में 2 सिमिलैरिटी मिली, यानी कि 2 प्लांट है, किसी को हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो मान लीजिए उनमें 2 सिमिलैरिटी मिली, तो हमने एक ग्रुप असाइन कर दिया उनके लिए। कुछ प्लांट में 4 सिमिलैरिटी मिल गई, कुछ में 5 मिल गई, कुछ में 10 मिल गई, 12 मिल गई, 8 मिल गई, तो हमने सबके लिए ग्रुप असाइन कर दिया नंबर ऑफ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देखते हुए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसीलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, यानी कि नंबर्स। इसको हम फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसको हम इजीली कंप्यूटर की मदद से कर लेते हैं, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, सो ये 4 टाइप्स है, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल, नेचुरल, न्यूमेरिकल और फेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें जो सबसे बेस्ट कंसीडर किया जाता है वो होता है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये वाला जो होता है हमारे पास, इसको हम सबसे ज़्यादा बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम मानते हैं। क्यों मानते हैं, जब इसको पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ आगे की वीडियो में। ठीक है, इसको हम 1 बाय 1 सबके मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको एक बार समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है,
प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि नाम से ही कुछ झलक रहा है, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होती है इन प्लांट्स की, ठीक है, यानी कि ह्यूमन यूज़ में आने वाले प्लांट होते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसका प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है। जैसे ऑयल यील्डिंग प्लांट हो गए कोकोनट, वॉलनट, सोयाबीन। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हो गए ज्यूट और कॉटन, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट हो गए राउ वॉल्फिया, सिंकोना, यूकैलिप्टस। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि कोई एक प्लांट मोर देन वन कैटेगरी में भी लाई कर सकता है। जैसे कि टर्मेरिक होगी, टर्मेरिक का मेडिसिनल यूज़ भी है, ठीक है, टर्मेरिक का मेडिसिनल यूज़ भी है और वो किस काम आती है, स्पाइसेस के भी काम में वो आती है, ठीक है। सो एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी कोई पर्टिकुलर प्लांट लाई कर सकता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इसको आप नोट कर लीजिए। सो सेकेंड हमें कौन सा पढ़ना है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। देखिए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही कंसिडर करते हैं, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को नहीं लेते हैं, यानी कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ एक या दो ही लिए जाते हैं। इक्वल वेटेज दिया जाता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में इक्वल वेटेज इज गिवन टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। लीनियस साहब ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था वो था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। एक लीनियस साहब की बुक है जेनेरा प्लांटेरा नाम से, इसके अंदर उन्होंने प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। पूरा जो प्लांट किंगडम है, जितने भी प्लांट हैं सबको 24 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था। फेनेरोगैम्स जो होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली फेनेरोगैम्स बोलते हैं। तो फेनेरोगैम्स की उन्होंने टोटल 23 क्लासेस बनाई थी। 24 में से जो 23 क्लासेस थी वो सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की थी, कलेक्टिवली फेनेरोगैम्स की थी। तो फेनेरोगैम्स की 23 क्लासेस थी। स्टार्ट किया था उन्होंने मोनेंड्रिया से। मोनेंड्रिया पहली क्लास थी जिसमें एक स्टेमेन होते थे। स्टेमेन के बेसिस पर उन्होंने एक क्लासिफिकेशन सिस्टम किया था, इसीलिए इसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये स्टेमेन के बेसिस पे किया गया था। तो मोनेंड्रिया क्लास में एक ही स्टेमेन होते थे, उसके बाद बढ़ते 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 लास्ट वो पहुंचे थे आइकोसेंड्रिया पर, जिसमें 20 या उससे ज़्यादा स्टेमेन होते थे, ठीक है। मोनेंड्रिया में एक ही स्टेमेन होते थे, जैसे काना हो गया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो आइकोसेंड्रिया तक पहुंचे थे, जिसमें 20 या उससे ज़्यादा स्टेमेन होते थे। तो 23 क्लास थी फेनेरोगैम्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। उसके बाद जो लास्ट क्लास थी वो थी क्रिप्टोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया किनकी थी, बाकी जो प्लांट बच गए, जैसे फंगी हो गया, जैसे कि हमारा मॉसिस हो गया, ब्रायोफाइट, जैसे हमारा फर्न हो गया, टेरिडोफाइट, एल्गी हो गया, तो उनकी एक अलग क्लास बना दी थी जिसको कहा था क्रिप्टोगैमिया, ठीक है। सो टोटल 23 क्लास थी फेनेरोगैम्स की, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। बाकी जो बच गए, फंगी हो गया, टेरिडोफाइट है ना, जैसे फर्न, और मॉसिस, ब्रायोफाइट्स है ना, और एल्गी, इन सब की एक अलग क्लास बना दी थी क्रिप्टोगैमिया। सो इस तरीके से उन्होंने टोटल 24 क्लासेस में पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड कर दिया था अपनी बुक में, जिसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। याद रखिएगा कि ये स्टेमेन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया था, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। कौन सा वाला, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, और सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। सारी चीज़ें देखिए, अगर मैं लिखवा दूँ तो नोटबुक बहुत ज़्यादा भर जाएगी। सारी चीज़ें लिखवाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो वो उतना हो नहीं पाता है, फिर कॉन्फिडेंस लो जाता है। तो बेहतर है कि मेजर पॉइंट्स को लिखवा दिया जाए और बाकी एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे मैंने अभी आपको लीनियस साहब का क्लासिफिकेशन सिस्टम, उनकी बुक के बारे में बताया, जेनेरा प्लांटेरिया, ठीक है। सो इसमें आपको क्या याद रखना है कि 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी नहीं थी। इक्वल वेटेज दिया था वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को,
ठीक है, लिनियस साहब का कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब बारी है नेचुरल क्लासिफिकेशन की। देखिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि बेस्ट क्लासिफिकेशन कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को दिखाता है। ये एक नेचुरल रिलेशन को, एक नेचुरल संबंध को दिखाता है प्लांट्स के बीच में। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर एज अ बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये नेचुरल डिससिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज़ को दर्शाता है। इसमें कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लेते हैं, जैसे रूट हो गए, स्टेम हो गए, फ्लावर हो गए, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल। पीछे वाले में क्या था कि हम सिर्फ एक या दो ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लेते थे। ठीक है, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि जो उसके प्लांट है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जो प्लांट हैं, उसको अगर हम उठाएंगे तो उसमें एक या दो ही सिमिलैरिटीज़ मिलेगी। ठीक है, उसमें भी कुछ कुछ अंतर होते हैं, एग्जैक्टली वो भी सिमिलर नहीं होती है। दैट्स वाई उसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब यहाँ बात आती है इसकी, तो इसमें कंप्लीट यानी कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी को हम लेते हैं, यानी कि इसके प्लांट्स के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम एक ग्रुप उसका ले, एक ग्रुप इसका ले, तो इस ग्रुप में जो प्लांट निकलेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, जबकि उसमें एक या दो ही समानताएं या सिमिलैरिटीज़ होगी। ठीक है, बेस्ट क्लासिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसका विकास, उसका एवोल्यूशन की हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी। सो नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक के अंदर हम फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर को ही लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, यानी कि उसकी हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कंसीडर नहीं करेंगे इस वाले में। और इसमें हम उसका ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो लेंगे ही। देखिए, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो दोनों में ही लिया जा रहा है, लेकिन इसमें हम फाइलोजेनी को नहीं ले रहे हैं, और इस वाले में हम फाइलोजेनी यानी कि उसकी एवोल्यूशन को देखेंगे, उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, उसको जानेंगे। ठीक है, सो इसीलिए इसको कहा गया है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। यहाँ पे दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहले थे हमारे पास लेमार्क साहब, क्या नाम था उनका, लेमार्क, यहाँ लिख रहा हूँ। लेमार्क साहब कौन थे? लेमार्क साहब ने हमें टर्म दिया था, क्या दिया था, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी टर्म उन्होंने हमें दिया था, यानी कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी, वो दिया था लेमार्क साहब ने। और दूसरा हमें नाम याद रखना है चार्ल्स डार्विन साहब का। क्या याद रखना है? चार्ल्स डार्विन। इनका नाम तो बायोलॉजी में बहुत फेमस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बायो में कोई इनका नाम ना जाने। एरिस्टोटल हो गए, चार्ल्स डार्विन हो गए, कैरोलस लिनियस हो गए, ये तो ज़बान पे रटे हुए कुछ नाम होते हैं। सो चार्ल्स डार्विन साहब की एक बुक थी, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। आपने सुना होगा, गूगल करिएगा, बहुत अच्छी बुक है, देखने को मिल जाएगा आपको, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री मिल जाएगी। अपने टाइम की बहुत फेमस बुक थी, 1859 में पब्लिश हुई थी। अब यहाँ पर इसको बताने का क्या रिलेशन है कि लेमार्क साहब ने टर्म दिया था फाइलोजेनी, लेकिन उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फाइलोजेनी होता क्या है, क्या क्या देखते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, क्या कंसिडर किया जाता है, सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन चार्ल्स डार्विन साहब ने अपनी बुक में दिया था, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि पब्लिश हुई थी 1859 में। याद रखिएगा, यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। एक टर्म होता है क्लैडिस्टिक, क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, क्लैडिस्टिक। उसको हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। ये एवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, यानी कि उसके एवोल्यूशन को देख करके जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें फाइलोजेनी इंक्लूड हो, उसको हम क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कह देते हैं। ठीक है, सो ये बातें आपको जाननी है नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। याद रखिएगा, इट इज़ कंसिडर्ड एज द
बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बारी आती है हमारे पास किसकी, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की, या फिर इसको फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देख करके नंबर, यानी कि 2 समानताएं हैं, 3 हैं, 4 है, 5 है, 10 है, उसको देख करके हम हर एक कैरेक्टर को एक कोड, है ना, या कोड असाइन कर देते हैं या कोई नंबर असाइन कर देते हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को इसमें देखा जाता है बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं हम सबको लेते हैं। ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। देखिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव वाली बात, यानी कि रिप्रोडक्टिव को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली इसमें बात नहीं है। वो किस में होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं उनको वेजिटेटिव कैरेक्टर से थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, नंबर बेस्ड है। हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर उसको अरेंज कर देता है ईजिली। ठीक है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की गई होती है ऐसे कि वो उसको अरेंज कर देता है, बस हमें डेटा फीड कर देना है उसके अंदर। ठीक है, सो इसके अंदर वो बात नहीं है किसी कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, किसी को नहीं, जबकि नेचुरल सिलेक्शन में ऐसा नहीं था। उसमें रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। और इसमें एक और बात है कि एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। एक ही समय पे आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि बस नंबर्स ही तो चाहिए उनके, है ना, कितनी सिमिलैरिटीज़ है और कितनी नहीं है। क्या कहा मैंने, नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटी के बेस पे हम इसको करते हैं, इसलिए इसका नाम है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि नंबर। फेनेटिक क्लासिफिकेशन भी इसको बोला जाता है, मैंने बताया। लेकिन आपको याद रखना है कि बेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। वो मैंने आपको रीज़न उसका समझा दिया। और दूसरी बात आपको और याद रखनी है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन सा है, जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और मतलब कि ह्यूमन यूज़ वाली प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि ऑयल यील्डिंग प्लांट मैंने बताया, कॉटन और जूट मैंने बताया फाइबर यील्डिंग प्लांट के कैटेगरी में। ठीक है, और मैंने बताया आपको कौन सा, मेडिसिनल प्लांट, राउ वॉल्फिया, ये सब, है ना। टर्मेरिक मैंने बताया कि एक से ज़्यादा कैटेगरी में लाई कर सकते हैं इसमें प्लांट। जैसे टर्मेरिक मेडिसिनल यूज़ भी है और स्पाइसेस में भी यूज़ होता है, घरों में भी यूज़ होता है एज अ स्पाइस। ठीक है, सो अर्लीस्ट वो वाला था। बेस्ट था कौन सा, नेचुरल क्लासिफिकेशन। और लास्ट था हमारे पास ये न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जितना आपने पीछे किया है सबको आप रिवाइज कर लेंगे। जब तक पीरियोडिक रिवीजन बायोलॉजी में नहीं करेंगे तब तक आगे का क्लियर नहीं होगा। पीछे की दो क्लास आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच।